हाय गाइस। आज हम कक्षा छठी के इतिहास का छठा अध्याय राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य देखेंगे। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। इस पर सभी नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। अध्याय छठा, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। उत्तर वैदिक काल 3000 वर्ष पहले। वैसे तो राजा का चुनाव जन द्वारा होता था। 3000 वर्ष पूर्व यह प्रथा परिवर्तित हुई। अब राजा का चुनाव अश्वमेध यज्ञ द्वारा हुआ जाने लगा। इसमें एक घोड़े को देखरेख में स्वतंत्र विचरण में से घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो वह युद्ध करेगा, नहीं तो उसे राजा स्वीकार कर लिया गया हो। अश्वमेध में क्या होता था, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था तो एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए, और जिस जिस राज्य से वो गुजरता था वहाँ का राजा अगर से उस घोड़े को रोकता था तो उसके साथ उस राजा को युद्ध करना होता था। अगर से वो राजा नहीं रोकता था उसे तो वो राजा ने इस राजा को स्वीकार कर लिया होता था। अब आते हैं यहाँ की वर्ण व्यवस्था कैसी थी। उसके वर्ण व्यवस्था 4 तरह की थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो थे उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। क्षत्रिय ये युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना। वैश्य इनमें कृषक, पशुपालन और व्यापारी थे। और शूद्र इनका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। एक नोट है वो भी देखो। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु शूद्रों को नहीं। वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक को अछूत माना गया था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो, ये जो तीनों है पूजा में बैठ सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, लेकिन शूद्रों को यह अधिकार प्राप्त नहीं थे यहाँ पर। और ये जो वर्ण थे वो जन्म के आधार पर निर्धारण करते थे कौन से कैटेगरी में आएगा। और शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक को अछूत माना जाता था। जनपद देखते हैं अब। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एंटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तीर, सरसों जैसी फसलें उगाते थे और खाते थे। खुदाई में धूसर और कुछ लाल रंग के धूसर पात्र मिले हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जो राजा थे उन्होंने जैसे ही यज्ञ करना शुरू कर दिया, वो राजा जो थे वो जन के राजा न होकर अब वो जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब वो झोपड़ियों में रहते थे। ये जन का शाब्दिक जो अर्थ था वो था जन के बसने की जगह। वो जो लोग थे वहाँ कर झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियां तथा जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूँ, धान, जौ, गन्ना, सरसों जैसी फसलें उगाते और खाते थे। जो जनपद थे अब वो करीब 2500 साल पहले जो है आने के बाद आगे जैसा आते गए वो महाजनपद बन गए। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष के लिए सिपाहियों को रखा गया था। अब जब सिपाहियों को रखा गया था तो उनका वेतन देना पड़ता था, उसके लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा,
तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक के ऊपर, वहाँ की जनता के ऊपर कर लगाना शुरू कर दिया। फसलों पर कर लगाए, कारीगरों पर, पशुपालकों पर, व्यापारियों पर और आखेटकों पर। फसलों पर उपज का इस काल में जो है यहाँ पे कृषि के दो परिवर्तन हुए, कृषि के दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए कृषि में। उसमें से जो एक थे वह हल्के फार अब लोहे के बनने लगे थे और धान के पौधे का जो है रोपण शुरू हो गया था यहाँ पर। ये दो जो परिवर्तन थे ये कृषि के में हुए थे। जो महाजनपद थे उसी में से अब एक है मगध। गंगा और सोन नदी पूरे 16 महाजनपद थे, उसमें से महत्वपूर्ण है मगध। गंगा और सोन जैसी नदियों मगध से होकर बहती थी। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर लाया जाता था और उन्हें एक सेना में प्रशिक्षण दिया जाता था, सेना के लिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे के खदाने थे। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत काम में आए और ये बहुत उपयोगी हुए लोहे के खदाने। बिम्बसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद मगध के शक्तिशाली शासक थे। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई वर्षों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 वर्ष पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ने मगध की ओर कूच करना चाहा था, मगर सैनिक के मना करने के कारण उसे व्यास नदी से ही लौट जाना पड़ा। 16 महाजनपदों में से एक जो था वो मगध था, बहुत शक्तिशाली था। गंगा सोन नदी के किनारे पर बसा हुआ था, या इस राज्य से गंगा और सोन नदी होकर बहती थी। इस कारण यहाँ पे यातायात, जल वितरण और जमीन उपजाऊ थी। और उसका जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था, इसलिए वहाँ से वो हाथियों को पकड़ के लाते थे और सेना में प्रशिक्षण देते थे युद्ध के लिए। और वहाँ पर जो है लोहे के खदानें भी मौजूद थी। इस वजह से वहाँ पर हथियार, औजार बनाने के लिए भी उपयोगी किया गया उनको। बिम्बसार, अजातशत्रु जो थे वो शक्तिशाली शासक थे। 2300 वर्ष पूर्व जो है सिकंदर ने मगध की ओर कूच करना चाहा था, मगर उसके सैनिकों ने जो है उसे मना कर दिया था, इसलिए उसे व्यास नदी से ही वापस लौट जाना पड़ा। मगध के जो बाजू में है एक वज्जी बोल के भी शहर था, इसकी राजधानी वैशाली थी। उसके बारे में जानते। वज्जी, यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभाओं में बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए योजना बनाते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण हेतु अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, परंतु 1500 वर्ष पहले तक संघ का राज्य चलता रहा। अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीतकर अपने शासन में मिला लिया। यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वज्जी में, उसे गण या संघ कहते थे। संघ का मतलब ये था कि उसमें कई लोग होते थे और साथ शासन करते थे। सभाओं में बातचीत, बहस से वाद विवाद सुलझाते थे। स्त्रियां और दास को इसमें जो है हिस्सा लेने की परमिशन नहीं थी या हिस्सा नहीं ले सकते थे वो। बुद्ध और महावीर जो है गण या संघ से संबंधित ही थे। अजातशत्रु जो था अपने मंत्री को यहाँ इस वज्जी संघ को जीतने के लिए, सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था, लेकिन बाद में इसे गुप्त शासकों ने जीतकर अपने इसमें मिला लिया, अपने राज्य में। यूनान
और एथेंस। लगभग 2500 वर्ष पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 सालों से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला था। महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। गाइस, आज हमारा 6वां अध्याय कंप्लीट हो चुका है। इसमें महाजन काल में जो है, महाजन काल में 2 सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे कृषि में। एक था लोहे के हल के जो फार है वो लोहे के बनने लगे थे और धान के पौधे का रोपण शुरू हो गया था। इसे अच्छी तरह से याद रखिए ये 2 पॉइंट को। और कर भी महाजनपद काल में ही रख चुके थे, फसल पर, कारीगरों पर, पशुओं पर, पशुपालकों पर, जिसको इसे कर जो लगाने की वजह थी, वहाँ पर जो सैनिक थे वो सिपाहियों को वेतन देना पड़ता था और उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए यह कर लगाना शुरू कर दिया था। ये भी आप याद रखिए। और वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 कैटेगरी की थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जनपद काल और महाजनपद काल जो है वो स्टैंडर्ड बुक में पूरा डीप में पढ़ेंगे, उसके भी नोट्स थोड़ा डीप में देंगे। अभी एनसीईआरटी में इतना ही था। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वैसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। इस पर सभी बुक के नोट्स, स्टैंडर्ड बुक के नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।